आज इसी ईंट के विवाद में फंस गए हैं तुम्हारे पूर्वज राम, जो अयोध्या के बाबरी मस्जिद की नींव में जिन्हें चिन्ह दिया गया। ईंट तो केवल नींव का काम करती है। जिस पर कोई नाम नहीं होता उसे उठाने वाला अपना नाम लिख लेता है। उसे उठाने वाला अपना नाम लिख लेता है। इससे बने महल के नाम हुआ करते हैं। ईंट से बने हुए महल के नाम हुआ करते हैं, ईंट का कोई नाम नहीं हुआ करता। मंदिर में जाकर यह राम या कृष्ण का मंदिर होता है। मंदिर में जाकर यह राम या कृष्ण का मंदिर होता है और मस्जिद में जाकर यह रहीम का इबादत खाना होता है। चर्च में जाकर वह क्रॉस या पापों से छुटकारा पाने का खजाना होता है। चर्च में जाकर वह क्रॉस या पापों से छुटकारा पाने का खजाना होता है। उस बेचारे ईंट का इतना ही तो कसूर है कि वह कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च में जल दिए जाने पर भी चुपचाप भार बहन किए खड़ा होता है, खड़ा रहता है। आज शांति के इस देश में ईंट ने क्रांति मचा दी है। आज शांति के देश में ईंट ने क्रांति मचा दी है। इससे अब भवन की नींव की जगह धर्म की दीवारें बनने लगी है। इससे अब भवन की नींव की जगह धर्म की दीवारें बनने लगी हैं। इस निर्माण चिन्ह से अब विध्वंस की गंध आने लगी है। इस निर्माण चिन्ह से अब विध्वंस की गंध आने लगी है। हे योगी राज, तुम तो केवल शांति पाठ की धुन बजाई, तुमने तो केवल शांति पाठ की धुन बजाए थे। तुमने तो सबको गले मिलकर नाचना सिखाया था। रास, तुमने तो सबों को गले मिलकर नाचना सिखाया था। तुमने प्रेम का रास रचाया था। तुमने प्रेम का रास रचाया था। फिर तुम्हारे देश में यह नाश का पाठ कहाँ से आया? फिर तुम्हारे देश में यह नाश का पाठ कहाँ से आया? तुम्हारी बंसुरी का राग ध्वंस का मल्हार कैसे गाया? तुम्हारी बंसुरी का राग ध्वंस का मल्हार कैसे गाया? कर्म के पुजारी, न्याय के अधिकारी, अपने भाईचारे का सिद्धांत दोहरा जाओ। सद्भावना के स्वर फिर सुना जाओ। एक विश्व, एक व्योम, एक सूर्य, एक चंद्र, एक अनल, एक अनिल, समस्त संसार को एकता का पाठ फिर से पढ़ा जाओ। हे पुराण पुरुष, खंडहरों पर फिर एक नई इमारत, एक नए भारत का निर्माण करा जाओ। क्या बात है, फिर से आ जाओ। एकता का पाठ फिर से पढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैं समझ रही हूँ कि ये उस जमाने के। एक बार सुनील पारिक जी को आप अगर चांस देना चाहें तो दे दें, और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी। डॉक्टर सुनील जी पारक, एक छोटी रचना साधारण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने आदरणीय विनीता मैडम जी को और अहिल्या मिश्रा जी को सुन रहे, तो अब हमें लगता है कि इनके सुनने के बाद हमारी रचनाएं रखना उतना उचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मेरी रचना का छोटी सी रचना है। रचना का शीर्षक है अंतर्मन। सुनील, रचना पाठ करने से पहले ये बताओ कि हमारे हैदराबाद के सारे कवि कवित्री लोग आपको कैसे लगे? एक पंक्ति में मैं सुनना चाहूंगी। जी, बहुत सुंदर, अद्भुत कार्यक्रम। इतनी बड़ी रचनाएं मैंने कभी नहीं सुनी है। मैंने भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, पर इतना अद्भुत कार्यक्रम और इतनी बड़ी रचनाएं मुझे कभी नहीं सुनने को मिली है। बहुत अद्भुत। सभी को बहुत बहुत बधाई। जी, तो मेरी छोटी सी रचना है अंतर्मन। जिस चेहरे को तुम दर्पण में देखते हो, जिस चेहरे को तुम दर्पण में देखते हो, देख कर तुम श्रृंगार कर लेते हो। मन को किस दर्पण में देख पाओगे? मन को किस दर्पण में देख पाओगे? मन का श्रृंगार कैसे कर पाओगे? अंतरात्मा की प्रकाश के बिना अपने मन को कैसे देख पाओगे? अपने मन को कैसे देख पाओगे? जी, अब जिस तन को तुम नदी में धो लेते हो, जिस तन को तुम नदी में धो लेते हो, धो कर तुम तन शुद्ध कर लेते हो। मन के मैल को कैसे धो पाओगे? मन के मैल को कैसे धो पाओगे?
हाँ, मन को कैसे शुद्ध कर पाओगे? अंतरात्मा की गंगा के बिना, अंतरात्मा की गंगा के बिना अपने मन को कैसे शुद्ध कर पाओगे? अब अंतिम पंक्तियां। स्वागत है। हाँ, उनकी बातों पर तुम कहाँ पछताओगे? उनकी बातों पर तुम वहां पछताओगे, इनकी बातों पर तुम यहाँ विलाप करोगे, यहाँ विलाप करोगे। मन की बातों पर कहाँ पछताओगे? मन की बातों, हाँ, मन की बातों पर कैसे पिघलोगे? मन की बातों पर कैसे पिघलाओगे? अंतरात्मा की साक्षी के बिना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साक्षी है, अंतरात्मा की साक्षी है, ऊपर अंतरात्मा की गंगा है, उसके ऊपर अंतरात्मा का प्रकाश है। तो स्वागत है, बहुत हाँ, सुंदर। अंतरात्मा की साक्षी के बिना मन की बातों पर कहाँ पछताओगे? मन की बातों पर कहाँ पछताओगे? बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया पारुल जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मदन देवी पोकरना जी से निवेदन करती हूँ, अध्यक्ष काव्य पाठ एवं दोनों ही सत्रों के लिए संयुक्त रूप से टिप्पणी के लिए। 3:30 बजे आप हम सबको बराबर सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। स्वागत है मदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई दे रहा? बिल्कुल। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत अध्यक्ष सुना हूँ। चलिए, आज के जो हमारे डॉक्टर सुनील पारक जी आज के मुख्य अतिथि, और आप सभी लोगों को मैं जय जय समर्पित करती हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर से जुड़ रही हूँ कादम्बिनी क्लब से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी देर तक आप सबको सुनते रहे। सुनील पारक जी साहित्य का जो उनके कि किस तरह से कादम्बिनी की हिंदी की पत्रिका निकाली रही। हाँ, पत्रिका की बात कोहिनूर पत्रिका निकाली, और राजेंद्र अवस्थी जी की प्रेरणा से वहाँ हिंदी का ये शुरू हुआ। उसके बाद सुनील पारक जी का बेंगलोर में का सराहनीय प्रयास है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अंधेरा छाया पर आशा के कारण सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा, संविधान की राजभाषा हिंदी भारतीय अंकों का, तो उन्होंने काफी सभी लोगों ने प्रयास किया, तब कहीं ये हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और हम लोगों का सबका ये प्रयास रहेगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे, और केंद्र का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास करना, संस्कृत और अन्य सभी भाषाओं के शब्द लेना है। राजभाषा अधिनियम बिना हिंदी का विरोध होने लगा, आंदोलन हुए। तमिलनाडु में अंग्रेजी भी नहीं चली। आज भी तमिलनाडु में वही स्थिति है कि वहाँ हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी का ही बोलबाला है। उसके बाद सभी लोगों ने, सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। मैं उन सभी लोगों, समय के अभाव के कारण सभी कवि और कवियत्रियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना है और समय बहुत हो चुका है, इसीलिए उनके विशेष उनके बारे में न कहते हुए मीना जी को, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी को और सभी कादम्बिनी क्लब के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षीय पद के लिए अनुरूप समझा और ये अवसर मुझे दिया आपको सुनने का और आपको समझने का। इस सब के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन जी। मैं डॉक्टर रमा द्विवेदी जी से निवेदन करती हूँ, कादम्बिनी क्लब की ओर से आप आभार व्यक्त करें सभी का। डॉक्टर रमा द्विवेदी जी। आज मैं तो काफी लेट जुड़ी हूँ। मैं डॉक्टर सुनील पारक जी ने और देवकांत जी ने राजभाषा पर जो अपना वक्तव्य दिया है, उससे हमारा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। और मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मैं जुड़ नहीं पा रही थी, तो करीब आधा घंटा में लेट ही जुड़ी। तो बहुत अच्छा रहा आज का, बहुत ज्ञानवर्धक, दोनों वक्तव्य बहुत ज्ञानवर्धक और सार्थक रहे हैं। और खासकर राजभाषा में कई हमें जानकारियाँ मिली
हैं कि कुछ नहीं, राजभाषा को तो कार्यालयों को बहुत ये विस्तार कह से दिया बताया। गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही टेंडर जारी है। अगर आप नहीं करते हैं तो इस पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये नई जानकारी जो मुझे मिली, बाकी लोगों को तो होगी ही जानकारी सर, तो मुझे अच्छा लगा। और कर्नाटका का समृद्ध इतिहास तो सुनील पारिक जी ने बता ही दिया सब कुछ। तो दोनों वक्ताओं को मेरी तरफ से कादम्बनी क्लब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार। और जो आज की कवि गोष्ठी हुई और उसकी अध्यक्षा थी मदन देवी जी, और हमारी दीदी विनीता दीदी विशेष अतिथि थी, और मीना जी जो है संचालन कर रही थी, उनको भी, और सभी को, सभी हमारे जो कवि हैं कवित्रियां हैं, सभी ने बहुत 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 अच्छा पाठ किया है। बोलना तो बच्चे का काम होता है, मेरा नहीं होता है। प्रवीण जी बीच में नहीं, लेकिन पूरे आभासी दुनिया का संचालन प्रवीण जी ही कर रहे हैं। हाँ, तो प्रवीण जी हैं, लेकिन आज प्रवीण जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। वैसे उन्होंने ही किया है सब इंतजाम, तो वही करते ही हैं। तो उनको, और दीदी तो है ही, अहिल्या दीदी तो है ही हैं, और मीना जी को खासकर संचालन के लिए राशा जी हेल्प करती ही रही हैं बीच बीच में जो भी हुआ है। सभी कवित्रियों को, सभी कवियों को, सबने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। बहुत ही सुंदर सुंदर विचार सबके आए हैं। और बस इसी तरह से आप सब कादम्बनी क्लब से जुड़े रहिए, और कादम्बनी क्लब आपका है, हम आपके हैं। और बस फिर से मिलते हैं अगले महीने में, देखते हैं क्या होता है। अगले महीने ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है, तो देखते हैं। तो इसके लिए सभी सभी को फिर से हम आमंत्रित करते हैं कि अभी से इंतजार करिए अगले प्रोग्राम का। देखते हैं कि ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। और बस थोड़े मिलजुल करके हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक मनोरंजन हमारा हो जाता है। कुछ लिखने पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिल जाती है, एक दूसरे को सुनने से हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलती है। अपना लिखना तो होता है जो होता है, लेकिन दूसरों को सुन के भी हमें काफी कुछ विचार हमारे मन में आते हैं, और हम उसको कैसे लिख पाते हैं। सब सब वही होते हैं, भाव वही होते हैं, लेकिन आपका शब्द विन्यास और आपका जो शिल्प है, आप कैसे संप्रेषित करते हैं चीजों को, कैसे आपका संप्रेषण होता है दूसरों तक, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम ऐसे ही लिखते रहें, मिलते रहें। और आदरणीय अहिल्या जी तो सभी बरवा है ही हैं, और उनका वरद हर्ष हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, मैं तो यही कामना करती हूँ। क्योंकि मेरा तो उनके साथ काफी लंबा सफर भी हो गया है। अब आगे कितने दिन तक रहेगा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि सब तो उम्र के ढलान में चल रहे हैं। पता नहीं कौन कब गायब हो जाएगा, वो भी पता नहीं। खैर ये तो मजाक की बात है, ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा। ये तो हम मजाक कर लेते हैं आपस में, क्योंकि बस अभी उनका जो है 75वां जन्म दिवस की बात आ रही है, बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। सब लोग तैयारी में रहिए। और अच्छा, सबने करना लिख तुम ही ही लोगों दिया को है, होगा, सबने लिखा ही करना होगा, और तुम ही ना लोगों लिखा को हो है, तो जल्दी बंदे को जल्दी नहीं लिख करना दीजिए। है। क्योंकि पुस्तक प्रकाशित करने में काफी बड़ी पुस्तक होगी तो टाइम लगता है, इसीलिए समय हो गया है। अगर आलेख कोई देना चाहे तो जल्दी जल्दी दे दें। और हमारे साथी गरिमा की प्रविष्टि तो आप लोगों ने देखी होगी, का मतलब ग्रुप में भी डाल दी गई है, सारे ग्रुप में भी डाल दी गई है, शायद गरिमा में भी डाल दी गई है, और पेपर में भी आ गया है। आप वो देखिए, अगर आपके जान पहचान के लोग दक्षिण भारत में कोई महिलाएं लिखती हैं और हम